आज की बात। स्वागत। आज 28 नवंबर है। 28 नवंबर मतलब क्रांतिबा ज्योतिबा फूले, इनका स्मृति दिवस। आज आइए जरा क्रांतिबा ज्योतिबा फूले को याद करते हैं, भारतीय सामाजिक पुनर्जागरण के एक ऐसे प्रणेता जिनका प्रादुर्भाव न होना इस बात को भी इंगित करता है कि हमारे देश में सामाजिक पुनर्जागरण कैसे होगा। लेकिन क्रांतिबा ज्योतिबा फूले के होने का मतलब यह होता है कि उनका होना मतलब समाज के उस हर अंग में, जहां शिक्षा है, जहां रोजगार है, जहां कृषि है, जहां गुलामी है, जहां धार्मिक पाखंड है, कर्मकांड है, इन सब के खिलाफ वो खड़े हो जाते हैं, जहां जहां उन्हें शोषण दिखाई देता है। और इस शोषण के खिलाफ वे सिर्फ बोलने वाला जनजागरण नहीं करते, बल्कि अपनी कृति से जनजागरण लेकर आते हैं और अपनी कृति से बदलाव भी लेकर आते हैं। ऐसा नहीं कि कृति से सिर्फ बताते हैं, बल्कि उसका एक ठोस पर्याय भी बनाकर दिखाते हैं। और इसलिए क्रांतिबा ज्योतिराव फूले को हम आधुनिक समय में जब देखते हैं तो उन्हें सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया का वो प्रणेता कहा जाएगा जिनसे आज का पूरा सामाजिक आंदोलन प्रेरणा लेता है। और इस कड़ी में हम आपको क्या बताएं कि ये बात तो बड़ी प्रसिद्ध रही है कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने स्वयं क्रांतिबा ज्योतिराव फूले को अपना गुरु कहा। अब आप कई बार दो नाम सुन रहे हैं, एक तो क्रांतिबा ज्योतिराव फूले और दूसरा आप नाम सुन रहे हैं क्रांतिबा ज्योतिबा फूले। दोनों नाम अलग अलग जगह पर अलग अलग जगह दिखाई देते हैं, अलग अलग साहित्य में दोनों नाम दिखाई देते हैं, इसलिए हम दोनों नामों का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन क्रांतिबा ज्योतिबा फूले, ये महात्मा ज्योतिबा फूले के नाम से हम सब में परिचित हैं। ये होता जरूर है कि जब भी किसी महापुरुष की, महामानव की जयंती होती है या स्मृति दिवस होता है तो उनके कार्यों का एक विश्लेषण किया जाता है। उनके वक्त में उन्होंने किस तरह से काम किया, उस काम को बताया जाता है, उस काम के प्रति अपना अभिवादन भी प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन क्रांतिबा ज्योतिबा फूले ये सिर्फ विश्लेषणों का हिस्सा नहीं है। उन्होंने उस वक्त में जो काम किया, तो महापुरुषों के जीवन के साथ ये बात तो आती है, लेकिन क्रांतिबा ज्योतिबा फूले के साथ एक बात जरूर जुड़ जाती है कि वे अपने उस वक्त की प्राप्त परिस्थितियों में जो शोषण है, उस शोषण के खिलाफ तो खड़े होते हैं, लेकिन एक दूरदर्शी समाज प्रणेता के साथ इस भूमिका में वे आते हैं। वो समाज के एक ऐसे प्रणेता बन जाते हैं कि जिस प्रणेता के साथ आज का वक्त और आज का कार्यकर्ता भी उनके साथ हो ले। बिल्कुल ऐसे ही एक छोटा सा विज्ञापन, बहुत पहले 19वीं सदी की बात बता रहे हैं हम, 200 साल पहले 19वीं सदी में एक विज्ञापन छपा। ये 19वीं शताब्दी में जो विज्ञापन छपा, उस विज्ञापन में लिखा क्या था कि विधवाओं आओ और यहां गोपनीय तरीके से अपनी प्रसूति करवा लो, अपने बच्चे को जन्म दो। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम अपने बच्चे को यहां लाना चाहते हो या नहीं लाना चाहते हो। लेकिन हमारा ये जो अनाथालय है, ये अनाथालय इन बच्चों की पूरी परवरिश करेगा, उनकी देखभाल करेगा। ये इश्तिहार पुणे में क्रांतिबा ज्योतिबा फूले ने 200 साल पहले 19वीं शताब्दी में छपा है।
आप यकीन कर सकते हैं कि इस वक्त में, इस समाज में भी, जिस समाज में हम जी रहे हैं, इस समाज में भी क्या इस तरह का कोई घर खुला हो जाए और वो इस तरह से विज्ञापन छपवा दे, तो लोग, समाज, आसपास के उनके जो लोग हैं वो कितना नाम रखेंगे, कितनी बातें करेंगे। जबकि ज्योतिबा फुले ने जब ये अनाथालय शुरू किए और विधवाओं के लिए ये जो आश्रय स्थल शुरू किए, वो वक्त ऐसा था जब ब्रिटिश सरकार ने विधवाओं के पुनर्विवाह का कानून भी पारित कर लिया था। वो 1858 का वक्त था और ज्योतिबा फुले ने ये जो अनाथालय शुरू किए ये 1868 की बात थी। अब चीजों को समझिएगा जरा। ये जो लोग हैं, इन लोगों ने इस नए समाज के निर्माण की नींव कैसे डाली? इसी तरह से बिल्कुल पूरी निडरता के साथ, निर्भीड होकर, पूरी निष्पक्षता के साथ। उद्देश्य क्या था? ये जो मानवीय संवेदना से भरे हुए लोग थे। अब ये बात इसके साथ और भी जुड़ जाती है कि क्या क्रांतिवाद ज्योतिबा फुले इस बात को अकेले कर पाते थे? नहीं, उन्होंने अपने साथ अपनी जीवन संगिनी क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले को भी साथ रखा था। और ये क्रांति ज्योति और ज्योतिबा, ये दोनों मिलकर इस कार्य को आगे बढ़ा रहे थे। बहुत कम उदाहरण है ऐसे कि जब पति पत्नी दोनों मिलकर सामाजिक पुनर्जागरण की मुहिम को उसके किसी अंजाम तक पहुंचा दे। आज क्रांतिवाद ज्योतिबा फुले, इनके स्मृति दिवस पर जब हम उनको याद करते हैं तो उनके जीवन के जो अनेकानेक पहलू दिखते हैं। वो काम जो विधवाओं के पुनर्विवाह पर और उनके पुनर्वसन पर, उनके पुनर्वास पर जो उन्होंने शुरू किया, क्या उस काम को आज करने की जरूरत है? हाँ, बिल्कुल कहना होता है कि इस वक्त भी इस काम की जरूरत है। इस काम को और भी पुख्ता तरीके से आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि हमारा जो समाज है, उस समाज की समाज रचना और उस समाज की मनोदशा, इन चीजों को बड़ी सूक्ष्मता से क्रांति ज्योति सावित्रीबाई और क्रांतिवाद ज्योतिराव दोनों ने इसका अध्ययन किया और फिर इसका एक खास उपचार लेकर वो आए। अब देखिएगा, क्रांतिवाद ज्योतिराव फुले किसानों की समस्याओं को लेकर इतने बेचैन हो जाते हैं। आप उनकी वो जो पुस्तक है, मराठी में लिखा है उन्होंने, गुलामगिरी, जिसका अभी हिंदी अनुवाद, अंग्रेजी अनुवाद और कई भाषाओं में अनुवाद आ चुके हैं। हिंदी में हम कहें तो किसान का कोड़ा। लेकिन कृषि सुधार पर उस वक्त ज्योतिबा फुले जिस बात को कहते हैं, बिल्कुल वो बात आज भी करने की जरूरत है। उन सुधारों से और उन सूचनाओं से प्रेरणा लेकर बहुत सारी चीजें बाद में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसे अपने आंदोलन का हिस्सा बनाने की कोशिश की। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बाद भी उनके जो अनुयायी थे, उन अनुयायियों ने भी इस बात को आगे बढ़ाए। भूमिहीनों का आंदोलन बड़ा इसमें प्रसिद्ध है। तो ये जो भूमिहीनों का आंदोलन है, इन भूमिहीनों के लिए क्रांतिवाद ज्योतिबा फुले उनके वक्त में एक आंदोलन शुरू करते हैं और वे उस वक्त की ब्रिटिश इंडिया की सरकार को प्रतिवेदन भी देते हैं। उसके लिए आंदोलित तो होते ही है, लेकिन सुझावों के साथ आंदोलित होते हैं। वे ऐसे नहीं कि फलां चीज नहीं चाहिए, वे उसमें इस बात को कहते हैं कि भूमि सुधार होना चाहिए। निश्चित रूप से हमने जो पूरी दुनिया में कृषि के लिए जो तकनीक इस्तेमाल की जाती है, वो प्रशिक्षण भारत के कृषकों को देना चाहिए और आधुनिक खेती की ओर इस खेती को लेकर जाना चाहिए। लेकिन कृषकों के बच्चों को तकनीकी शिक्षा भी देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि तकनीक पर हम किसी और पर निर्भर रहें। ज्योतिबा कहते हैं कि इन बच्चों को वो तकनीक देनी चाहिए, उस तकनीक का प्रशिक्षण देना चाहिए और तब कहीं कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। फिर वो उनकी जो गुलामगिरी, मराठी में लिखते हैं, उसे हम कहें गुलामी। ये जो गुलामी है,
इस गुलामी को जब वो लिखते हैं तो उसमें धार्मिक गुलामी, सामाजिक गुलामी, सांस्कृतिक गुलामी, इन सब का बड़ा अच्छा विश्लेषण करते हैं। हम ज्योतिबा फुले के जीवन के इस कार्यकर्ता वाले अंग को देखें तो एक बात और भी समझ में आती है कि वे शिक्षा के प्रति इतने प्रतिबद्ध हैं कि वे चाहते हैं कि शिक्षा सभी को मिले और निःशुल्क मिले, सरकार दें, ये सरकार का काम है। ये उस वक्त ज्योतिबा फुले बड़े आग्रहपूर्वक कहते हैं और इस काम को वे सिर्फ कहते नहीं हैं बल्कि वे शुरू कर देते हैं। 1848 में पहली स्कूल खोल लेते हैं और वो स्कूल लड़कियों के लिए खोलते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है क्योंकि लड़कियों के लिए पढ़ने की इजाजत ही नहीं, ये यहाँ के धार्मिक ग्रंथ कहते हैं, यहाँ के कानून कहते हैं। और इन कानूनों के खिलाफ ज्योतिबा फुले खड़े हो जाते हैं। ब्रिटिश इंडिया का वो वक्त था जब सबके लिए शिक्षा की बात हो रही थी और ज्योतिबा फुले इसी के साथ जुड़ जाते हैं। और सबके लिए शिक्षा की बात अगर चलती है तो फिर शूद्रों के लिए शिक्षा का क्यों ना हो, अतिशूद्रों के लिए शिक्षा क्यों ना हो। और फिर शूद्रों के सेगमेंट में लड़की भी तो आती है, नारी भी तो आती है। उस व्यवस्था में जिस व्यवस्था ने कहा शूद्र, गवार, ढोल, पशु, नारी सब प्रताड़ना के अधिकारी, वहां से नारी को शिक्षा मिले, इसके लिए ज्योतिबा फुले बड़े आग्रही हो जाते हैं। और सावित्रीबाई फुले के नेतृत्व में वही पहली शिक्षिका बनती है और वो शिक्षिका बनकर लड़कियों को पढ़ाती है। लेकिन सावित्रीबाई फुले ज्योतिबा फुले से पढ़ लेती है। ये जो श्रृंखला है शिक्षकों के निर्माण की, तो शिक्षक भी यहीं से निर्माण करके यहीं से पढ़ाई की शुरुआत कर लेना, ये एक बड़ा क्रांतिकारी कदम है। और इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ के जो सामाजिक पुनर्जागरण की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के ही प्रणेता क्रांतिवादी ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले क्रांति ज्योति यही है। इस शिक्षा के प्रति और लड़कियों को पढ़ाने के प्रति ये जो समर्पण है, ये क्यों है? ज्योतिबा फुले बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वो ये जानते हैं कि लोग अशिक्षित होने के कारण गुलाम बन जाते हैं। अपनी गुलामी में, मतलब उनका जो गुलामी नाम का जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ में इस बात को बहुत अच्छी तरह से वे समझाते हैं। उनका एक बड़ा अच्छा वाक्य है और उसको कविता के रूप में उन्होंने लिखा। अक्सर ज्योतिबा फुले ये पद्यों में अधिकतर लिखा करते थे, गद्य में भी लिखा है उन्होंने, लेकिन पद्य में अधिकतर लिखा करते थे वे। उनका पवाड़ा जो शिवाजी महाराज पर उन्होंने लिखा बड़ा फेमस है। लेकिन ज्योतिबा फुले का ये जो शिक्षा के प्रति उनकी जो समझ है और लोगों को समझाने वाली जो बात है, बड़े कम शब्दों में बड़े आशय वाली बात समझाते हैं। मराठी में वे लिखते हैं कि विद्ये विना मती गेली, मती विना नीति गेली, नीति विना गती गेली, गती विना वित्त गेले, वित्ता विना शूद्र खचले, इतके अनर्थ एका अविद्येने केले। हिंदी में इसका मतलब ये हुआ कि विद्या से मति गई, मति से नीति, नीति से गति गई और गति से वित्त चला गया और वित्त से शूद्र कमजोर हो गए। इतना अनर्थ एक अविद्या ने किया, अशिक्षा ने, एक अशिक्षा ने इतना अनर्थ किया है। और इसलिए वो शिक्षा पर बड़े केंद्रित हो जाते हैं और शिक्षा का आंदोलन आगे लेकर चलते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, वे हंटर कमीशन को निवेदन भी देते हैं, प्रतिवेदन भी देते हैं और हंटर कमीशन को प्रतिवेदन देके शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए सुझाव देते हैं कि इस तरह से ये शिक्षा ठीक होगी। लेकिन उसी वक्त उनके वक्त की जो परिस्थितियां, उन परिस्थितियों में जब ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट ने प्रेस की आज़ादी पर बंदिशें लगानी शुरू की, तो ज्योतिबा फुले उसके खिलाफ भी खड़े हो जाते हैं, उसके खिलाफ लिखते हैं, बोलते हैं। वे स्वयं
एक अखबार चलाते थे, दिनबंधु। वे लिखते हैं, बोलते हैं, कहते हैं, लेकिन जब बात नहीं मानी गई तो फिर वे उसके खिलाफ आंदोलनरत भी हो जाते हैं। यही वाकया पूना में घटित हुआ। वह ये कि एक ब्रिटिश अधिकारी थे, लॉर्ड लाटेन। इनके कार्यकाल में प्रेस की आजादी पर अंकुश लगाया। ज्योतिबा उसके खिलाफ खड़े हो गए, 2 साल तक उसके खिलाफ लड़ते रहे, सड़क पर लड़ते रहे, लेकिन बात नहीं मानी गई। लेकिन हुआ यूं कि पूना की महानगर पालिका ने 2 साल बाद उन्हीं का सत्कार रखा, और सत्कार पर महानगर पालिका खर्च करने वाली थी। तो ज्योतिबा फुले महानगर पालिका के खिलाफ खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि इनका सत्कार करने की क्या जरूरत है, और इनके सत्कार पर पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है। वो हमारा पैसा है, टैक्स पेई का पैसा है, हम टैक्स देते हैं। हमारे टैक्स से उस अधिकारी का सत्कार क्यों होगा जिसने प्रेस की आजादी पर अंकुश लगाए रखे है। इतने विद्रोही तरीके से वे खड़े हो जाते हैं। तो ज्योतिबा फुले के जीवन से जो चीजें सीखने वाली है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। और ज्योतिबा फुले अपनी बात को समझाते हैं कविताओं के जरिए, नाटकों के जरिए, गीतों के जरिए। हमने कहा आपसे कि भाई उनका पवाड़ा बड़ा फेमस है, लेकिन उनका जो नाट्य क्षेत्र का योगदान है वो भी बड़ा फेमस है। उनकी जो छोटी छोटी कविताएं हैं वो भी बड़ी प्रसिद्ध है। तो साहित्य का अंग हो चाहे सामाजिक आंदोलन का, सामाजिक पुनर्जागरण का, वो साहित्य को आधार बनाकर अपने पुनर्जागरण के आंदोलन को मजबूती देते हैं, ताकत देते हैं और उसके साथ आगे बढ़ते हैं। उनका तृतीय रत्न नाटक, नाटकों की विधा का सबसे पहला नाटक है। मराठी नाटकों के क्षेत्र में यह बात जरूर कही जाती है कि आधुनिक मराठी के अगर पहले नाटककार कोई हो तो वे क्रांतिवाद ज्योतिबा फुले हैं, क्योंकि उन्होंने जो नाटक लिखा है तृतीय रत्न, इस तृतीय रत्न को अगर हम देखें, उसको पढ़ें, तो हम ये समझ सकते हैं कि नाटकों की विधा में जितने अंग होते हैं, फिर चाहे उसका नेपथ्य हो, चाहे फिर उसका पार्श्व संगीत हो, चाहे फिर उसके कलाकार हो, उसकी कथा वस्तु हो, उसका निर्देशन हो, उसकी प्रस्तुति हो, और इसके साथ साथ हर एक कैरेक्टर का यानी कि हर एक चरित्र का वर्णन हो, ये सारी चीजें हमें वो एक संपूर्ण नाटक के रूप में दिखाई देती है तृतीय रत्न में। और इसलिए उस नाटक को सबसे पहला नाटक कहा जाता है मराठी, आधुनिक मराठी का। लेकिन क्रांतिवाद ज्योतिबा फुले यहां रुकते नहीं है कि उन्होंने लिख दिया, नहीं, वो उसके प्रयोग भी करते हैं। यानी कि जो खेला जाने वाला नाटक, ऐसा नाटक उनका पहला नाटक है उस वक्त में। वो सिर्फ कहा जाने वाला नहीं, मूक नाट्य भी नहीं, उसमें डायलॉग्स भी है, संवाद है। और वो संवाद सिर्फ कलाकारों तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने दर्शकों से भी संवाद करते हैं, अपने दर्शकों को भी उत्प्रेरित करते हैं, अपने दर्शकों से पूछते भी है और अपने दर्शकों को इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि आप ये जो पाखंड है, ये जो कर्मकांड है, ये जो अनिष्ट रूढ़ियां हैं, परंपराएं हैं, इनके खिलाफ आप खड़े भी हो जाओ। एक बेहतर जीवन की ओर जाने के लिए उनका आग्रह रहा है एक वैज्ञानिक जीवन शैली को अपनाना, और इसलिए वे एक धर्म की स्थापना करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं इसके विषय में, लेकिन उनके साहित्य से और उनके आंदोलन के इतिहास से ये जरूर पता चलता है कि वे सत्य शोधक धर्म, इस नाम से धर्म की स्थापना करते हैं। अब ये बिल्कुल नए तरीके का धर्म है, सत्य का शोध करने वाला धर्म, इसका आधार ही विज्ञान है। और वे इस सत्यशोधक धर्म की स्थापना के साथ अपना जो सत्यशोधक विचार रखते हैं, इसका जो एक आधारशिला रखते हैं, इसकी जो वैचारिकी है, उस वैचारिकी से यह पता चलता है कि स्वयं ज्योतिबा फूले इस बात को समझाते हैं कि ये जो कुछ चल रहा है संस्कृति के नाम पर और धर्म के नाम पर, ये तो पाखंड है। तो जो विज्ञान के साथ जुड़कर धर्म और संस्कृति का हिस्सा बने। धर्म का साधारण अर्थ होता है, बड़ा ही साधारण अर्थ, जो वो मार्ग जिसे हम
अपना जीवन यापन करने के लिए स्वीकारते हैं, धारण करते हैं। मतलब जो मार्ग धारण करते हैं अपनी जीवन शैली में, अपना जीवन जीने के लिए, वो मार्ग वो होता है धर्म, जिसको हमने धारण किया है। तो ये धारण करें। क्रांतिवाद ज्योतिबा फूले कहते हैं कि सत्य का शोधन करने वाला, सत्य का शोध करने वाला और सत्य शोध के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाने वाला, यानी कि ऐसा मार्ग विज्ञान जिसका आधार हो। और फिर सत्यशोधक धर्म के कार्यकर्ताओं को ही उन्होंने वो सब जो कर्मकांड नहीं, पाखंड नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक कार्य का हिस्सा है, वो करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को तैयार किए। और फिर ये काम जो उस सेगमेंट में पुरोहित करते हैं, उन पुरोहितों को हटाकर ये कार्यकर्ता स्वयं ही इस काम को आगे बढ़ाने लगे और लोगों को ये काम बड़ा अच्छा लगने लगा। सत्यशोधक धर्म का जो प्रभाव है वो आज तक भी दिखता है। सत्यशोधक कार्यकर्ता आज भी हैं और ज्योतिबा फूले की इस बात को, इस सोच को, इस समझ को अगर हम एक समरी के रूप में अगर रखना चाहें, अगर उसको समराइज करना चाहें, तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि इस वक्त भी, जिस वक्त क्रांतिवाद ज्योतिबा फूले को यहां से निवृत्त हुए, यानी कि उनका प्रयाण हुए, इतना लंबा वक्त बीत गया, 1890 की बात है। वे इतना समय पहले हमारे बीच से चले गए, लेकिन बावजूद इसके उनकी जरूरत, उनकी प्रेरणा, उनकी आवश्यकता आज भी है, क्योंकि आज भी समाज सुधार में, सामाजिक पुनर्जागरण में, कृषकों के, छात्रों के, मजदूरों के हक अधिकारों की लड़ाई में क्रांतिवाद ज्योतिराव फूले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले अनायास ही खड़े हो जाते हैं और सबको इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि अपने बेहतर जीवन के लिए वे आग्रही बने और बेहतर जीवन के लिए आग्रही बनकर वे उस दृष्टि से प्रयास करें कि हम इसके साथ एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सके, एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण कर सके, एक सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण कर सके। ऐसे ही इस प्रभावशाली नाटककार, लेखक, कवि, साहित्यिक और सामाजिक आंदोलन के प्रणेता का ये आज का स्मृति दिवस, इस स्मृति दिवस पर हम उन्हें अभिवादन करते हैं और आज की बात को यही रोकते हैं।